नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष मिहाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो भारत में राष्ट्रवाद, आपकी खून की हर बूंद में राष्ट्रवाद भरने के अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज ही इस चैप्टर का हमारा आखिरी और फाइनल लेक्चर होगा। अब इस लेक्चर में पूरा निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा कि हम कहां से शुरू हुए थे और हम लोग कहां पहुंच चुके हैं। हम आज उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की कहानी, मनीष सर की जुबानी, चलो राष्ट्र को समर्पित करते हैं ये जवानी, हमारा तन मन धन ये जीवन सब कुछ राष्ट्र तुझको समर्पण। और मैं रहूं या ना रहूं, मेरा राष्ट्र तेरा नाम अमर रहना चाहिए। और ये जीवन है जो सिर्फ और सिर्फ तुझको समर्पण रहना चाहिए। इन्हीं उम्मीद से और इन्हीं भावना से हम लोग शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग एंडिंग पड़ाव पर आ चुके हैं। आज हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एंडिंग हमारी क्या है? एंडिंग है हमारा स्वराज। हमें क्या चाहिए था? हमें स्वराज चाहिए था। और ये स्वराज क्या है? स्वराज का मतलब ये था कि दो काम हो जाने चाहिए। एक तो क्या हो भैया, हमें आजादी मिल जाए, ये स्वराज है। और दूसरा एक हमारा संविधान बन जाए, ये स्वराज है। क्योंकि आजाद होने के बाद देश को चलाएगा कौन? कौन सी व्यवस्था होगी, किसको कितने अधिकार मिलेंगे, कौन डिसाइड करेगा? देश का संविधान डिसाइड करेगा। ये बात हम लोग देख रहे हैं कि बार बार में संविधान की मांग उठी जा रही है। क्योंकि जब कानून हमारा चलेगा तो मान लेंगे कि ये देश क्या है, हमारा है, राज हमारा चल रहा है। भैया आज आप सरकार की बात क्यों मानते हो? क्योंकि राज है उस सरकार का, उस पार्टी का राज है, उस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों का राज है। क्यों? क्योंकि कानून उनके अंडर में भी काम है। तो संविधान हमें जरूरत थी, आजादी की हमें जरूरत थी। तो हम लोग अब उस समय पे आ चुके हैं जब हमें स्वर्णिम दिन का सबसे इंतजार था। वो था 15 अगस्त 1947। इस समय पर हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग क्या है, बिल्कुल आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत करी थी कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारत में एंट्री करते हैं, किस प्रकार से 1757 बैटल ऑफ प्लासी में हराते हैं, बैटल ऑफ बक्सर में हराते हैं, और किस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने जुल्म बढ़ाते जाते हैं, किस प्रकार से बापू अपनी एंट्री करते हैं, सत्याग्रह पे सत्याग्रह, सत्याग्रह पे सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या है, आजादी की सांस ले सके। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी की सांस ले सके। अगर मैं आज आजादी के साथ पढ़ा पा रहा हूं तो उन हजारों करोड़ों शहीदों के कारण पढ़ा पा रहा हूं। मैं आजादी के कारण आज पढ़ा पा रहा हूं तो बापू जैसे वीरों के कारण पढ़ा पा रहा हूं, जिन्होंने आंदोलन करा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन जैसे लोगों के कारण पढ़ा पा रहा हूं। तो आजादी बहुत मूल्यवान है, बहुत मुश्किलों से आजादी मिली है। ये सफर जो आजादी का रहा है ना, वो बहुत मुश्किलों से मिला है। और यही राष्ट्रवाद हमें होना चाहिए कि आजादी सदैव बनी रहनी चाहिए और हम रहे या ना रहे, राष्ट्र तेरा नाम अमर रहना चाहिए। तो ये राष्ट्र अमर रहना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हम लोग 1757 की बैटल ऑफ प्लासी से हम लोग शुरू कर चुके थे, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद अलग अलग आंदोलन हम लोग देखते हैं। 1915 में बापू की एंट्री होती है, 1917-18 में आंदोलन करा जाता है, 1919 में रोलेट सत्याग्रह होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ तक हम लोग काफी तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हम निष्कर्ष करने जा रहे हैं, कंक्लूड करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर को। अब जरूरी यह है कि पूरा देश एक हो जाए। अब क्या है, पूरा देश एक हो जाए। किसानों को हमने समझा दिया कि भाई अब हमें क्या है, जरूरत है अब किसी भी हालात में अंग्रेजों को बाहर निकालना है। हमने दलितों को, पिछड़ों को, डॉक्टर अंबेडकर जैसे जो बड़े लीडर दलित समुदाय से, उनसे बात करके पूना पैक्ट जैसे समझौते भी कर लिए हैं। दलितों को भी आंदोलन में मिलाने की कोशिश कर ली। मुस्लिम समुदाय आंदोलन में जुड़ा हुआ है, उनसे भी जोड़े हुए। अब पूरा ऐसा समय आ चुका है कि हम सभी को क्या है, एक कर ले, पूरा एक ग्रुप बनाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर करके अब अंग्रेजों को देश से लात मार करके बाहर निकाल दे। अब हम उस समय पर आके खड़े हो चुके हैं। अब लोगों को धीरे धीरे ये चीज महसूस होने लग जाएगी कि आजादी सच में क्या है। ये आजादी क्या है? आजादी यही है कि एक तो हम पूर्ण रूप से आजाद हो जाए, स्वराज हमें मिल जाए और हमारा देश का संविधान काम करने लग जाए, वो शुरू हो जाए। यही बात है। तो अभी आजादी के लिए जो भाव है, मैंने शुरुआत में आपको कहा था राष्ट्रवाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ भावना है कि भाई हमारा राष्ट्र सबसे बेहतर हो। जितने भी राष्ट्र पूरी दुनिया में, उन सबसे बेहतर हमारा राष्ट्र हो, वही राष्ट्रवाद है। तो जो अंग्रेज हम पे गलत कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से लोगों में भाव जगाया जाए कि भैया अब इनको भगाना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद कोई चीज थोड़ी है, दे दी और उसको इस्तेमाल कर लिया, नहीं, ये तो भाव है, मन का भाव है।
18 साल की उम्र में लोग शहीद हो रहे हैं, 40 साल की उम्र में शहीद हो रहे हैं, फांसी चढ़ जाते हैं 23-23 साल के युवा, और सिर्फ इस संकल्प शक्ति के साथ, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि भाई हमारा राष्ट्र आजाद रहना चाहिए, हमारा राष्ट्र अमर होना चाहिए। तो यही तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद भावना है, भाव है सिर्फ राष्ट्रवाद कि क्या हो, हमारा देश बेहतरीन हो। और हमारा देश बेहतरीन किस दिन बनेगा? जब सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक होकर के काम करेंगे। मैं पहले के वीडियो में भी कह चुका हूं कि आज भी हम लोग 125 करोड़ है। हम जब बोलते हैं ना 125 करोड़, तो गले में वाइब्रेशन होता है। सोचिएगा किसी दिन बैठ करके ये 125 करोड़ का अगर किसी दिन किसी देश पर हुंकार भरेंगे तो वो देश थर 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 हमारे आगे कांपेगा। पर ये 125 करोड़ 125 जाति और धर्मों में बटे हुए हैं, तो अपनेपन का भाव होना चाहिए, सामूहिक भाव होना चाहिए कि ये चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग से आता हो, पर ये भारतीय है। और जो भी भारतीय है ना, वो मेरा भाई है। जो भी भारतीय है वो मेरा भाई बहन है, यही भाव आना चाहिए। तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो सामूहिक अपनेपन की भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव। जब तक ये नहीं होगा ना, जब तक आप एक भारतीय दूसरे भारतीय को अपना भाई बहन नहीं समझेगा, उसमें जाति धर्म के आधार का भेदभाव करना नहीं छोड़ेगा, अपनी जाति को सुपीरियर दूसरी को इंफीरियर नहीं मानना छोड़ेगा, अपने धर्म को ऊंचा दूसरे धर्म को नीचा मानना नहीं छोड़ेगा, तब तक राष्ट्र में अपनेपन का भाव पैदा नहीं हो सकता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामूहिक अपनेपन का भाव है, ये किस प्रकार से नेताओं ने, उन महापुरुषों ने लोगों में जा जाकर के अपनेपन का भाव जगाया है, यही आज हम लोगों को समझना। सामूहिक अपनेपन का भाव, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है, एक ही राष्ट्र के अंग है। मैं कहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक था, एक है और एक रहेगा। यह बहुत दुख की बात है कि अखंड भारत, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश आगे तक फैला हुआ होता था, उस भारत टुकड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान अलग हो चुका है, बांग्लादेश अलग हो चुका है, बहुत हम लोग बिखर चुके हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर हम लोग बटे हुए रहे। पर यह अखंडता अब सिर्फ और सिर्फ बनी रहनी चाहिए। हम एक राष्ट्र के अंग है, और डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हम सबसे पहले और आखिरी भारतीय है। आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, सबको साइड में रख दीजिए साहब। आप भारतीय हैं, आप भारतीय होने पर गर्व करिए। आप ये मत बोलिए कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, आप ये बोलिए मैं भारतीय हूं। आप मत बताइए कि आप राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं। आप गर्व के साथ कहिए साहब, आप उस भारत मां के सपूत हैं जो पूरा के पूरे संपूर्ण हैं। आप भारत के वीर हैं, भारत के सपूत हैं। हमें बात नहीं करनी आप कहां से आते हो, कहां से, कौन से जाति से, कौन से धर्म से आते हो। सिर्फ और सिर्फ हमें तो यह बात करनी है कि आप भारत के लिए क्या कर सकते हो। तो हम सब एक ही राष्ट्र का अंग है। जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, अब पर जरूरत यह है कि कुछ साझा बात हो, कुछ ऐसी बात हो जो सभी के लिए क्या हो, कॉमन हो। भैया आजादी सभी को चाहिए थी, मुसलमान को भी आजादी चाहिए, हिंदू को भी आजादी चाहिए, किसान को भी आजादी चाहिए, व्यवसायी वर्ग वालों को भी आजादी चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए, दलितों को भी चाहिए, अगड़ों को भी चाहिए, सभी को आजादी चाहिए। यह आजादी ही क्या थी, साझा थी। यह आजादी ही क्या थी, साझा बात थी। और इसी आजादी के नाम पर हम सब क्या हुए, एक हुए और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। देखो अब क्या होता है, मैं सिर्फ और ऐसा यहाँ पे आज खड़ा हो जाऊं और खड़ा होकर के आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने लग जाऊं, भैया ऐसा नहीं ऐसा होता था, ऐसा नहीं वैसा होता था, नहीं, मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। पर जब मैं आपको कोई कथा सुनाऊंगा, कोई कहानी सुनाऊंगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था इतिहास, हिस्ट्री है ना, बोरिंग नहीं है, हाई स्टोरी, ये कहानियां हैं। मैंने आपको कहानी सुनाई शहीद उधम सिंह की, भगत सिंह की, खुदीराम बोस की, अशफाकुल्लाह खां की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। क्यों? क्योंकि इनसे आप में राष्ट्रवाद की भावना जगे, आपकी हर खून के एक एक बूंद में राष्ट्रवाद दौड़े, ये जरूरी था हमारे लिए। तो इसलिए उस समय पर भी क्या करा गया, लोगों को लोक कथाएं सुनाई गई कि भैया यहाँ की जो कथा है, पश्चिम बंगाल वाले वहां की जो कथा है, वहां की भाषा, उस भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, वहां के गीत गा रहे हैं, वहां के इतिहास लोगों को बता रहे हैं। देखो देखो देखो, भारत का इतना गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास की चर्चा लोग कर रहे हैं और उस इतिहास से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए इतिहास व साहित्य, जो किताबें लिखी हुई है,
हमारे महापुरुष वो किताबें लोगों को दे रहे हैं, बोल पढ़ो इसको, इसमें राष्ट्रवाद की भावना है। चित्र व प्रतीक, जैसे कि आपको एक यहाँ पे प्रतीक दिख रहा है, ये किसका प्रतीक है? ये भारत माता का प्रतीक है, भारत माता का चित्र है। और इस भारत माता के चित्र से क्या दर्शाया गया है कि हम सभी इसी की संतान है, हम सभी ने यहीं से जन्म लिया है और हम सभी क्या है? भारत माता की संतान है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात हमें बताई। सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत माता की, लोगों में अपनेपन का भाव आ गया। और देखो, मां से बड़ा जीवन में कोई नहीं होता, मां से बड़ा जीवन में कोई नहीं होता। जब बड़े बड़े महापुरुष सोचने लगे कैसे जोड़े सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी समुदायों को, बोले मां, सिर्फ और सिर्फ मां ही है ना सबको जोड़ सकती है। जब दो बेटे भी लड़ने लग जाते हैं ना, तो मां ही उनको चुप कराती है, मां ही उनको समझाती है। तो मां क्या एक ऐसा चित्र बनाया गया भारत मां का, इस चित्र से लोगों के मन में क्या है? भाव उत्पन्न हुआ कि हमें किसके लिए लड़ना है? मां के लिए लड़ना है। हमें किसको आजाद कराना है? भारत मां को आजाद कराना है। और इस भारत मां की छवि से लोगों में क्या है? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करी गई। पर जैसा कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, हम जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। किस प्रकार से लोगों को समझाया होगा, यह बहुत बड़ी बात है हम लोगों की। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति में के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। ये कौन है भैया? ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा। कब लिखा? 1870 के दशक में लिख दिया, 1870 के दशक में लिख दिया। बाद में इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में जोड़ लिया वंदे मातरम। राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। तो लोग क्या है? अब आस्था आने लगी, विश्वास होने लगा है किस पे? भारत मां के लिए। किसके लिए लड़ाई है ये? आजादी किसके लिए चाहिए? भारत मां के लिए चाहिए। आस्था, समर्पण वहां पर आने लगा। और मैं हमेशा जीवन में कहता हूं, जहां समर्पण होगा, जहां पे डेडिकेशन होगा ना, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण की है, आस्था की है। सोचो मत क्या होगा, सिर्फ समर्पित हो जाओ। और यही समर्पण है ना, राष्ट्र के प्रति होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जीवन में, चाहे मर जाओ पर राष्ट्र के लिए समर्पित हो। और जीवन में याद रखिएगा, अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे ना, आने वाली पीढ़ियां चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद याद करे, पर याद जरूर करेगी। इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता साहब। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो विचार है वो कैसे मजबूत हो रहा है कि लोगों में वापस लोक कथाओं से पुनर्जीवित करा जा रहा है। लोगों में बताया जा रहा है ये आज कथा है, ये हमारा बंगाल का इतिहास है, ये हमारा मद्रास का इतिहास है। लोगों को वहां की कथाओं में समझाया जा रहा है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में मारवाड़ी चलती, मारवाड़ी में क्या है? लोग मारवाड़ी में लोगों को समझा रहे हैं। आप बंगाल से हैं, बंगाली, वहां पे लोग बहुत जानते बंगाल के बारे में, बंगाल की कथाओं वहां पे सुनाई जा रही है। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन को नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर खुद क्या है? लोक गाथा गा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं और वापस से जो लोक परंपरा है, जो हमारी यहाँ की लोकल परंपरा है, उनको जीवित करने में काम कर रहे हैं। ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी लिखा है। मद्रास में नटेशा शास्त्री द फोकलोर्स ऑफ संदर्भ इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। देखो, अब मद्रास क्या है? तमिल राज्य है, वहां पे तमिल चलती थी। तो वहां पे नटेशा शास्त्री नामक एक इंसान थे, उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ के नाम से क्या करा? 4 खंडों में किताबें प्रकाशित करवाई और लोगों को क्या बोला? इन्हें पढ़ो, इन्हें जानो, लोगों तक पहुंचाओ, सुनाओ लोगों को। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है। लोक कथाएं क्या है? राष्ट्रीय साहित्य है। हमारा नेशनल ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ कुछ है तो वो क्या है? क्या होती है? हमारी लोक कथाएं होती है। लोक कथाएं कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है कि हम हमारे इतिहास को ना भूलें, हम हमारे पूर्वजों को ना भूलें।
लोक कथाएं हैं जो हमारे एक राज्य की, एक पर्टिकुलर जगह की जो कथाएं हैं, वो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा साहित्य है। ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो उन्होंने कहा है कि जो असली विचार हैं लोगों के, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, लोक कथाओं में देखने को मिलेंगे। जो लोगों की अभिव्यक्ति है, उनकी विशिष्टता है, उनकी जो विचारधारा है, वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लोक कथाओं में देखने को मिलेगी। इसीलिए क्या है, लोक कथाओं का बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में भरी जा रही है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, देखो अब भारत मां की छवि तैयार हो चुकी है, भारत माता की तो छवि तैयार हो गई है। अब भारत माता की छवि को तैयार होने के बाद जरूरत है कि एक तिरंगा भी तैयार हो, एक झंडा भी तैयार हो, जिससे क्या हो, उस झंडे को लेकर के जब चले ना, तो लोगों को पता चल जाना चाहिए भैया आंदोलनकारी है। अंग्रेजों को पता चल जाना चाहिए कि भाई आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी आंदोलन करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। वो झंडा, वो तिरंगा क्या है, प्रतीक बन जाना चाहिए किस चीज का, आंदोलन का। तो एक झंडा तिरंगा तैयार करा गया जिसमें हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों, देखो किस प्रकार से तैयार करा गया है वो देखो कि भाई रंग तो हरा, पीला, लाल दिया गया है। 8 प्रांत, उस समय ब्रिटिशर्स के 8 प्रांत थे। जैसे आज हमारे देश में 28 राज्य है ना, उस समय 8 राज्य के हिसाब से मान लो 8 प्रांतों में था। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम लोग संघवाद वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि भारत उस समय ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों में विभाजित था। तो जो ब्रिटिश भारत वाला है, जिस पर पूरा का पूरा राज सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का चलता था, तो वो उसमें से 8 प्रांत थे। तो 8 प्रांतों को दिखाया गया है और कमल के 8 फूल। तो 8 प्रांत कैसे दिखाए, कमल के 8 फूल, और हिंदू वो और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता है एक अर्धचंद्र, और एक आधा चंद्र क्या है, हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उस झंडे में कर रहा है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे तिरंगे तैयार हो रहे हैं, झंडे तैयार हो रहे हैं, लोगों को उससे भी क्या है, राष्ट्रवाद की भावना जगाई जा रही है। ये आपको है जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र मैंने आपको दिखाया। जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में एक किताब दिखाई गई है। ये किताब भारत माता की छवि है, उस पर भारत माता का चित्र है, जो बिल्कुल वो दिल से लगा करके खड़े हैं। और मतलब ये है कि भाई हमारे मन में, हमारे दिल में जो है कौन है, भारत माँ बसती। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। कौन सा वाला, जो महात्मा गांधी ने स्वराज के दौरान तैयार करा है। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में चरखा लिया गया है। बीच में क्या लिया गया है, चरखा लिया गया है, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। स्वावलंबन मतलब खुद काम करो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, आत्मनिर्भर बन करके काम करो। मैंने आपको जब बढ़ाया था चरखे के बारे में, तो मैंने आपको 2 पॉइंट गांधी जी के बताए थे कि एक तो इसलिए कि स्वदेशी अपनाओ, और एक इसलिए कि श्रम विभाजन को खत्म कर दो कि भाई मैं इस जाति का है तो ये यही काम करेगा। जाति कोई सी भी हो, काम हमें सभी को करना चाहिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। और जब लोग ये झंडे लेकर के चल रहे थे ना, तो लोग क्या है, शासन के प्रति अवज्ञा, कि हम जो शासन काम कर रहा है उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, उसका डिसओबीडियंस कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मानते। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। तो अंग्रेजों की नजर में भारतीय क्या थे, बहुत बुरे लोग थे, पिछड़े हुए थे। आदिम मतलब जो बहुत पुराने जमाने के आदिम मानव जैसे होते हैं, गंवार होते हैं ना, वैसे अंग्रेज हमें समझते थे, जो अपना शासन खुद नहीं चला सकते थे। वहां के एक प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल, वो ये कहा करते थे कि भारत को आजादी के बाद भी है ना 200 साल लग जाएंगे सिविलाइज्ड बनने में, सभ्य बनने में 200 साल लग जाएंगे। ऐसे बयान थे उन लोगों के। उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। देखो अब क्या है, लोगों ने क्या करा, उस गौरव में समय के बारे में लिखना शुरू करा। गौरव में समय कौन सा था, जब कला और वास्तुशिल्प, आर्ट में हम लोग बहुत अच्छे थे, आर्ट हैंडीक्राफ्ट में हमारे बहुत अच्छे थे, विज्ञान में और गणित में हमारा आर्यभट्ट ने 0 दिया। अगर 0 नहीं होता तो शुरुआत कहां से होती। धर्म और संस्कृति, हमारी धर्म, हमारा संस्कृति, हमारी मान्यताएं, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार, सब कुछ हमारा टॉप पे था। पर एक समय ऐसा आया जब पतन हुआ और हम लोग क्या है, गुलाम हमें बना लिया गया। ये जो तिरंगा है आपको दिखाया जा रहा है, इसमें जो महात्मा गांधी जी का चरखा है। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। तो अब जब जैसे मैंने बोला सामूहिक अपनेपन का भाव, तो लोगों में भाव जगाना पड़ रहा था। उठो, राष्ट्रवाद जगाओ अपने अंदर, इन अंग्रेजों को भगाओ देश से बाहर। तो इसमें बहुत समस्याएं पैदा हो रही थी। मैं बार बार कहता हूं, सोचो आप उन लोगों के बारे में, बापू जैसे महान पुरुषों के बारे में, जो पैदल चल चल करके इस गांव से उस गांव जा रहे हैं,
लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कह रहे हैं जुड़ो आंदोलनों से। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम एक पोस्ट करते हैं 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर उस समय जो पत्र का समय चलता था, लेटर का समय चलता था, जो एक लेटर 5 दिन बाद पहुंचता था, जवाब 5 दिन बाद आता था, सोचो उस समय किस प्रकार से इन लोगों ने हमें आजादी के लिए लड़ाई लड़ी होगी, किस प्रकार से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी होगी, किस प्रकार से बापू के एक आह्वान पे लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, वकालत छोड़ रहे हैं। क्या ऐसा क्या कमाल था, पर सिर्फ और सिर्फ आज हम पढ़ रहे हैं। सोचो इन लोगों ने इतिहास रच दिया, इन्होंने किस प्रकार से उन समस्याओं का सामना करते करते वो हम लोगों को आजादी के बिल्कुल दरवाजे पर लाकर के हमें छोड़ कर गए कि हाँ भाई आप लोग आजाद हो। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वह हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों को लोगों अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो क्या हुआ कि जो प्रतीक थे वो कहीं ना कहीं ऐसे थे कि ये भाई हिंदुओं के प्रतीक है, तो बाकी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इससे नहीं जुट पाए। और बाकी ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें हमारे प्यारे बापू हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी है, जो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, और बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब यहाँ तक की जो पूरी कहानी है ना, इस कहानी में आपने सबने देखा कि भाई सभी वर्ग भाग ले रहे हैं, महिलाएं भी भाग ले रही हैं, पुरुष भी भाग ले रहे हैं, दलित समाज के लोग भी ले रहे हैं, ऊंची जाति के भी ले रहे हैं, हिंदू धर्म के भी ले रहे हैं, मुस्लिम धर्म के भी ले रहे हैं। पर सर अभी तक आज़ादी हमें नहीं मिली। तो आज़ादी मिलने के लिए जो फाइनल कदम हम बढ़ाने जा रहे हैं, और आज का जो स्पेशल है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, कि अब भारत छोड़ दो बस। अब हम लोगों को क्या है, अब हमें पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, अब तुम लोग भारत छोड़ दो। और यह आंदोलन बापू ने चलाया। यह आंदोलन क्या है, 1942 में चलाया जाता है। 1942 में एक बात ध्यान रखना कि क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 से 45 तक क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। उसके बीच में बापू क्या करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन बापू उसमें चलाते हैं। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, बॉम्बे की कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बापू कह देते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ दो, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो। 8 अगस्त 1942 को बापू बॉम्बे में ये बात कह देते हैं। और जब ये बात कह देते हैं और बापू उस समय एक को नारा देते हैं, डू और डाई, करो या मरो। अब समय आ चुका है। ये बात तो बोली ब्रिटिशर्स को कि तुम भारत छोड़ दो, अब भारत छोड़ दो। ये बात बोली भारतीयों को, डू और डाई, करो या मरो। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब चाहे मरना पड़े तो मर जाएंगे, पर क्या है, अब ब्रिटिशर्स को भगाना ही हमें पड़ेगा। तो बापू ने क्या है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, विश्व दुनिया पे क्या है, प्रेशर बनाया। ये प्रेशर क्रिएट हुआ। और अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट रहे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। उन्होंने ब्रिटिशर से कहा, क्या कहा कि भाई भारत को कर दो आजाद, अब तुम्हारे बस की बात नहीं, बहुत दिन संभाल लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। तो ब्रिटिशर्स कहते नहीं नहीं, अब भी कैसे छोड़ देंगे, अभी तो हम लोग नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। 1945 में जब आंदोलन खत्म, आंदोलन क्या, युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद ही छोड़ेंगे, युद्ध से पहले कैसे छोड़ दे। अरे रूजवेल्ट साहब, हमारा खर्चा पानी कहां से आएगा अगर भारत को आजाद कर देंगे तो? हम तो वॉर के बाद की लड़ाई देखेंगे, वॉर के बाद सोचेंगे। जैसे ही बापू ये बात भाषण देते हैं, डू और डाई का नारा देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हैं, कुछ घंटों के अंदर अंदर पुलिस 10,000 लोगों को अरेस्ट कर लेती, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और 1945 तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को क्या है, जेल में बंद कर करके रखती। और आप कहते हैं कि आजादी ऐसे ही मिल गई। आजादी बहुत मूल्यवान है हमारे लिए, यह आज़ादी बनी रहनी चाहिए। तो बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और ये देखिए किस प्रकार से इस भीड़ में लोग चल रहे हैं, सिर्फ एक नेता के आह्वान पर, कि भाई बापू ने बोला है कि डू और डाई, करो या मरो, बस यही बात है। महिलाएं, पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, इस धर्म का उस धर्म का, सभी क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ चुके थे। और अंग्रेजों को हुंकार भर चुके थे कि अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए।
अब आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज किसके बारे में, आज जो महापुरुष है वो किसके बारे में आप चर्चा करेंगे, अब भी आपको मैं बता दूंगा। पर ये फाइनली आखिरी में जब भारत माता का चित्र बनाया गया, ये चित्र था जिसमें भारत माता को शेर और हाथी के बीच में दिखाया गया, तिरंगा हाथ में भारत माता के दिखाया गया है। शेर और हाथी दोनों ही क्या है, सत्ता के प्रतीक हैं, दोनों ही ताकत के प्रतीक है, सत्ता के प्रतीक है। उसके बीच में भारत माता को दिखाया गया है कि अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है तो वो भारत माँ है। और मैंने अभी भी कहा कि माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता, तो ये तो भारत माँ है, ये तो हम सबकी माँ है। और ये जो दूसरी ओर आपको दिखाया गया, ये बाल गंगाधर तिलक है, लोकमान्य तिलक जिन्हें प्यार से कहा जाता है, जिनका असहयोग आंदोलन में 1 अगस्त 1920 को ही इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। और काफ़ी चंदा इनके नाम पे बापू इकट्ठा करते हैं और असहयोग आंदोलन को चलाते हैं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों महापुरुष हमारे देश में जन्मे हैं, ठीक है, बहुत से जन्मे हैं। मेरे पास लास्ट के वीडियोस में भी कमेंट्स आया, कोई कहता है सर सरदार पटेल पे आप वीडियो बनाइए, कोई कह रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे वीडियो बनाइए, कोई किसी महापुरुष की डिमांड कर रहा है, कोई किसी महापुरुष की डिमांड कर रहा है। मैं जरूर बनाऊंगा, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद की आग आप लोगों में जगा सके। पर आज की जो बात है ना, आज की बात किसकी है, आज आप लोगों की बात। आज मुझे बात करनी है, सिर्फ आपसे बात करनी है। आज मुझे किसी महापुरुष के बारे में नहीं बताना, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की चर्चा करनी है। मैंने आपको इतने वीरों के, इतने शहीदों के बारे में बताया, इतने वीर, इतने शहीदों के बारे में बताया। क्यों बताया? क्योंकि आप में राष्ट्रवाद की आग लग सके, आप में खून खोल जाए कि मैं मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। और मैंने हर बार एक ही बात कही है, जब जब मैंने पढ़ा है, मैंने कहा है कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद सिर्फ भावना है कि हमारा देश अन्य देशों से बेहतर हो। क्यों? अभी बेहतर कैसे होगा? बेहतर अगर हम सड़क पे चलते हुए कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते ना, तो भी हम राष्ट्रवादी हैं। हम देश के संविधान को, देश की कानून व्यवस्था को मानते हैं, तो भी हम राष्ट्रवादी हैं। हम राष्ट्रपति से लेकर के सफाई कर्मचारी, मजदूर तक की इज्जत करते हैं, तो भी हम राष्ट्रवादी हैं। हम हर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो भी राष्ट्रवादी है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बस यही है, ईमानदार बनिए, आप होनेस्ट बनिए लाइफ में, हर काम को ईमानदारी से करिए, आप सबके प्रति एक समान व्यवहार करिए, ईमानदारी से सारा काम करिए, कहीं बेईमानी मत करिए। लोग कहते हैं देश में भ्रष्टाचार बहुत है। कौन फैला रहा है ये भ्रष्टाचार? मुझे मेरे बेटे का एडमिशन करना, मैं टेबल के नीचे से पैसे दे रहा हूं, कौन फैला रहा है भ्रष्टाचार? आप या अधिकारी? आप अधिकारी को पैसा दो ही मत ना, किसने शुरू करा है? सिर्फ जरूरत है कि हम होनेस्ट बने, हम ईमानदार बने। अब ये मत कहना कि सर एक के करने से क्या हो जाएगा। अगर बापू भी सोचकर बैठ जाते ना कि भैया मैं तो बैठ जाता हूं, मेरे अकेले से क्या होगा भाई, ऐसे देश को आजादी थोड़ी मिलेगी, तो आज बैठे रहते। अगर सुभाष चंद्र बोस बैठ जाते बाहर जाकर के, भारत हिंद आजाद फौज नहीं बनाते, तुम बैठे रहते। अगर भगत सिंह सोचकर बैठ जाता कि यार मेरे अकेले के शहीद हो जाने से कौन सा देश आजाद हो जाएगा, तो तुम भी आज है ना अंग्रेजों के लात घुसे खा रहे होते। ये एक की बात मत करा करो, एक में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप स्टार्ट तो करो, आप आंदोलन को तो बढ़ाओ, आप राष्ट्र को आगे तो लेकर के जाओ। सिर्फ राष्ट्रवाद ये नहीं है कि अरे जब क्या होता है, कभी पाकिस्तान हम पर अटैक कर देता है, लोग कहते हैं अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा भारत के लिए, मैं जाऊंगा बॉर्डर। बहुत लंबी लंबी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े ऐसे शॉट बना देंगे, ये कर देंगे, मैं चला जाऊंगा, मेरे पे बॉम्ब बांध दो, मैं पाकिस्तान जाऊंगा है। और जब उसको बोल देना बेटा ये कचरा यहाँ पे पड़ा, उसको उठा करके डाल दे, मैं डालूंगा क्या, दिमाग खराब है क्या? डाल देंगे जिसको डालना होगा। ये राष्ट्रवाद है। आपसे जब एक छोटा सा काम नहीं होता, जब घर वाले कहते हैं बेटा ईमानदारी से पढ़ाई कर ले, अरे कर लेंगे, कौन सी पढ़ाई कर। जब वो फौजी हमारे सामने से निकलते हैं, जिनके लिए आप कह रहे हो यार मैं भी लड़ूंगा, मैं जाकर के मर जाऊंगा देश के लिए, जब वो फौजी हमारे सामने से निकलते हैं ना, आप लोगों से एक सल्यूट तो नहीं ठोका जाता, और आप मरने की बात करते हैं। आप अपने महापुरुषों के बारे में जानते तो नहीं, और आप देश के लिए मरने की बात करते हैं। ये झूठा ढोंग, ये दिखावा मत करो, ये फालतू के ढोंग दिखावा मत करो, इनसे कुछ ही नहीं होगा। ये राष्ट्रवाद एक दिन का नहीं होता है कि हो हम पर अटैक हो गया तो हो मैं मर जाऊंगा। मरना ही राष्ट्रवाद नहीं है, मरना ही राष्ट्रवाद नहीं। ये है ना, ये दिखावा बंद करो और सच्चा वाला जो राष्ट्रवाद है ना वो जगाओ। और राष्ट्रवाद यही है कि आप अपना हर काम ईमानदारी से करो, आप देश के बड़े से बड़े पदों पे पहुंचो, सिस्टम को बदलो जहां पे आपको कमी नजर आ रही है, और आप बेहतरीन शासन, आप बेहतरीन देश व्यवस्था लागू करो। आप इस देश के संविधान को नमन करो,
उन देश के महापुरुषों को नमन करो जिन्होंने आपको आजादी दिलाई। आप कमियां निकालने मत बैठो। मतलब मैं सच में ताजुब करता हूं, जिस बच्चे से 10वीं में 80 से 90 नहीं बनती, वो बच्चा गांधी में कमी निकालता है? ये आपका वो है। क्या जानते हैं आप गांधी के बारे में? कितना पढ़ा है आपने गांधी के बारे में? फिर आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की, आप बात करते हैं मरने की। इसलिए किसी में कमी मत निकालो, उन महापुरुषों के बारे में पढ़ो और है ना अपने आप में वो आग जगाओ। आप विदेशों की तरफ मत भागो, अरे वहां ऐसा हो गया, वाह 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 वाह। भारत में, अरे भारत में कहां ऐसा होता है? भारत के महापुरुषों को है ना दुनिया पूज रही है, पूरी दुनिया पूछती है भारत के महापुरुषों के बारे में, और आप विदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं विदेशों के महापुरुषों को मत पढ़ो, पढ़ना कहीं बुरी बात नहीं, सबके बारे में पढ़ो। पर सिर्फ एक बात आपको बता देता हूं, ये आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, अगर सच में आप लोग है ना मेरे शेर और शेरनी हो और मेरे काजू कतली हो ना, मैं सिर्फ इतना बात कहता हूं, जीवन में ईमानदार बनो, विनम्र बनो और है ना सबके प्रति समान व्यवहार अपना रखो। और आप राष्ट्रवाद सिर्फ यही कहता हूं कि हर काम ईमानदारी से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है, सब बराबर है। आप हर काम को ईमानदारी से करो और एक दिन आप सभी में से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, कोई कलेक्टर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने और इस देश को है ना सबसे ऊंचाइयों पे ले जाके खड़ा कर दे, इस देश को फिर से विश्व गुरु बना दे। राष्ट्रवाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था एक जगह, तो एक भारतीय क्या होता है, जापान में जाता है और जापान में जाकर के जब वो वहाँ की मेट्रो में चल रहा होता है तो वहाँ पे उससे एक जापानी बोलता है, यार आप मुझे 100 येन दे दो। वहाँ की जो करेंसी है वो येन है, आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी होगी। तो 100 येन मुझे दे दो। वो भाई साहब 100 येन दे देता है, बोले मैं आपको कल लौटा दूंगा। बोले ठीक है कल लौटा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो जापानी आया नहीं, तो भारतीय सोचा यार ये भी हमारे भारतीयों की तरह निकला, पैसा लेकर के लौटाता ही नहीं, पैसा लेकर के लौटाता ही नहीं है। मिला ही नहीं। 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7 दिन। एक दिन मेट्रो में से मुंह लटका करके बैठा था, पास में जापानी बैठा था। बोले सर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ सर? बोले यार सर हुआ तो कुछ नहीं है, एक दिन एक जापानी था, उसने मुझसे 100 येन लिए थे पर उसने आज तक लौटाया नहीं सर। ये देखिएगा राष्ट्रवाद क्या है भैया। उसने उसी टाइम, उस जापानी ने उसी टाइम 100 येन निकाल करके भारतीय को दे दिए। उसी टाइम उसने क्या है भारतीय को 100 येन दे दिए। तो भारतीय बोलता रहे सर कैसी बात कर रहे हो, आपसे थोड़ी लेने हैं मुझे, मैंने आपको थोड़ी दिए हैं, मैंने आपको थोड़ी दिए हैं। बोले नहीं सर। जापानी क्या कहता है, बोले नहीं सर हम जापानी सब एक है। उसने आपसे 100 येन लिए, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। पर कल को अगर आप यहां से कभी भारत जाओगे ना और अगर हमने आपको 100 येन नहीं लौटाए ना सर, तो आप भारत जाकर के ये कहोगे साले जापानी तो धोखा कर गए। और सर एक बात कहना चाहता हूं, जापानी कभी धोखा नहीं कर सकता सर, वो मर गया होगा, उसकी तबीयत खराब हो गई होगी सर। और हर जापानी है ना, हर जापानी जापान का एम्बेसडर है, जापान का राजदूत है, जापान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारी सरकार सब बात में, हम हर जापानी जापान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कल आपको एक जापानी के चक्कर में पूरा जापान बदनाम नहीं होना चाहिए सर। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि वो इंसान भी या तो बीमार हो गया, मर गया होगा, आपके 100 येन नहीं लेता सर। आप 100 येन लीजिए, वह जापानी और मैं जापानी, हम एक है, जापानी हम भाई। ये राष्ट्रवाद की भावना होती है, ये राष्ट्रवाद होता है। अब सोचो उस छोटी सी घटना से जापान कितना पॉपुलर हो गया। इसी प्रकार से एक बार इंडिया में भी क्या हुआ, एक फॉरेनर आया और वो जब उतर के होटल में गया, उसने देखा अपना पर्स तो टैक्सी में ही रह गया। जब टैक्सी में उसका पर्स रह गया तो भैया उसने बोला वहां के काउंटर को, बोले मैम किसी भी तरीके से आप जैसे भी टैक्सी को कांटेक्ट करिए। बोले सर हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, हम किस प्रकार से कांटेक्ट करें, हम कैसे कांटेक्ट करें? तो बोले मैम मेरे तो सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ और सारा पैसा सब कुछ जो भी है उसी पर्स में, मैम मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, क्या करूं मैं? बिल्कुल जो फॉरेनर उसका मुंह छोटा सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वापस वो टैक्सी वाला उसी होटल में आता है और उसको बोलता है, बोले सर ये आपका पर्स गाड़ी में रह गया था। बोले सर ये आपका पर्स गाड़ी में रह गया था। तो उसी समय उसको कुछ डॉलर रुपए निकाल करके वो देता है टैक्सी वाले को।
बोले ये लीजिए सर, थैंक यू सो मच। बोले सर मैं आपका किस प्रकार से आभार व्यक्त कर सकता हूं, मुझे पता नहीं है, थैंक यू सो मच यार, आपने मेरा पर्स लौटा दिया। बोले ये रखिए। बोले नहीं 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 सर, ये मुझे नहीं रखना, ये मुझे नहीं रखना है। बोले क्यों? बोले सर ये तो आपका था, आपको ही देना है, ये तो आपका था, आपको ही देना, मेरा थोड़ी था सर, ये रखिए सर। अब सोचो अगर कैसे दिन वो जब अपने देश में जाएगा ना तो क्या कहेगा, यार हर भारतीय ईमानदार होता है। ईमानदारी बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। आप ईमानदार बनिए और ईमानदारी के साथ जीवन में काम करिए और सिर्फ एक ही बात मन में रखिएगा कि हमारी जाति, हमारा धर्म सब बाद में है। फिर से कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और आखिरी में भारतीय हैं, हमारी जाति, हमारा धर्म सब बाद में है। अगर आपको किसी जाति पे गर्व करना है तो मानव जाति पे गर्व करिए, और आपको किसी धर्म पे गर्व करना है तो राष्ट्र धर्म पे गर्व करिए। राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है और मानव ही सबसे बड़ी जाति है। आप जीवन में ईमानदारी से काम करें, जीवन के हर जगह आप सफलताओं के साथ पहुँचे। और एक ईमानदारी आपको यह भी निभानी है कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये रुकनी नहीं चाहिए और राष्ट्रवाद की भाव पूरे भारत में फैलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।